नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। तो देखेंगे इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संघीय ढांचे में जो न्यायपालिका है अत्यंत उसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और महत्वपूर्ण स्थान वो रखती भी है। भारतीय संविधान राज्य स्तर पे जो भी उच्च न्यायालय है और उसके साथ ही जो अधीनस्थ जो न्यायालय है उनकी संरचना एवं उनके जो अधिकार हैं उनका स्पष्ट निर्धारण करता है। और मध्य प्रदेश की जो न्यायपालिका है अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अपने संस्थागत जो विकास है और वर्तमान की जो भी स्थितियां हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो अपनी संरचना के आधार पर सबसे खास महत्व रखती है। और इसी कारण हम इससे पढ़ भी रहे हैं और यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो भी आपके पूछे जाते हैं। थोड़ा सा इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करेंगे तो देखिए, जो संविधान का अनुच्छेद 214 है ये देश के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। और इसी कानूनी प्रावधान के तहत देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। तो एमपी में भी क्या है, इसी कानून के तहत अगर आप देखेंगे तो एक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो की गई है। और इसका जो मुख्य पीठ है, अगर मुख्य पीठ की बात करेंगे तो इसका जो मुख्य पीठ है वो कहाँ पर बनाया गया है, तो वो जबलपुर में बनाया गया। तो ये डेटा आपसे पूछ लिए जाते हैं। दो तीन चीजें हैं और हैं, जैसे आर्टिकल हमने 214 पढ़ा, ऐसे ही एक और आर्टिकल महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है, तो आर्टिकल 215। ये जो आर्टिकल है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, तो 215 आर्टिकल के अनुसार देखेंगे तो जो भी उच्च न्यायालय है उस उच्च न्यायालय का एक अभिलेखालय होगा। एक अभिलेखालय जो न्यायालय है यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। क्या होगा, इसके तहत एक कोर्ट ऑफ जो रिकॉर्ड है वो होना चाहिए। अतः इसके जो भी निर्णय होंगे, जो भी इसके डिसीजन होंगे वो जो भी ऑफिशियल अभिलेख हैं वो माने जाएंगे। और इसमें सबसे खास बात है कि जो अवमानना की बात की जाती है, इसकी जो कार्रवाई है वो चलाने की जो शक्ति है वो इसी में निहित है। तो आर्टिकल 214 भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आर्टिकल 215 भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक और आर्टिकल है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो क्या हो सकता है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे आर्टिकल, इसमें जो सबसे अहम हो जाती है वो 300 जो कह सकते हैं कि 227 है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो देखिए, उच्च न्यायालय को अपने जो भी अधीनस्थ जो सभी न्यायालय हैं उन पर अधीक्षण की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। और ये जो शक्ति है ये प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के नेचर की होती है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक और आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए, वो है आर्टिकल 233 से 237 के बीच में, क्योंकि ये जो अनुच्छेद है ये जो भी जिला न्यायालय है उन जिला न्यायालयों की जो नियुक्ति है उनके बारे में विस्तृत ब्यौरा इनमें दिया गया है। पदों की क्या शर्तें होंगी उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। न्यायिक सेवा जो संरचना होगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह का होगा, और अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे उनके प्रशासन से जुड़े हुए जो प्रावधान है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो संविधान की आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 के बीच में इसका पूरा डिटेल में जो ब्यौरा है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा देखें, जो भी मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की अगर बात करें, इसकी स्थापना और इसके बैकग्राउंड की बात करें, तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है प्रारंभिक रूप से देखें तो ये चर्चा में कब से आ गया था, तो 2 जनवरी 1936 को नागपुर में स्थापित किया गया था। ये जो स्थापना है ये भारत सरकार के अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत कर दी गई थी। 1956 में राज्य जो पुनर्गठन है उसके बाद उच्च न्यायालय को जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। अगर थोड़ा सा इसके भवन की हम बात करें, बिल्डिंग की बात करें, तो देखिए इसके भवन का जो इतिहास है, वर्तमान जो मुख्य पीठ है ये जबलपुर के भवन का जो निर्माण है ये राजा जो गोकुल दास हैं उन्हीं के द्वारा 1889 में कराया गया था। और इसके जो वास्तुकार हैं, ये कई बार आपसे पूछा गया, हेनरी जो इरविन है वो इसके वास्तुकार हैं।
और इनके जो कार्य हैं अन्य कई सारे इनके बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिन कार्यों में आप देखेंगे तो एक कार्य क्या है, मैसूर जो पैलेस है उसके भी जो डिज़ाइन करता थे ये कौन थे, यही थे। तो जो मैसूर पैलेस है उसके डिज़ाइन करता भी कौन थे, यहाँ पर हेनरी जो इरविन है वही थे। कुछ और फैक्ट आधारित जो तथ्य हैं कि मुख्यपीठ और जो खंडपीठें हैं, मुख्यपीठ तो पहले हमने बताया जबलपुर में है, जो खंडपीठें हैं वो इंदौर और ग्वालियर में स्थापित की गई हैं। दोनों की जो स्थापना है ये 1968 में की गई थी। अभी बार बार जो डिमांड उठ रही है कि प्रस्तावित जो खंडपीठ है वो भोपाल में भी स्थापित की जाए और इस पर विचार किया जा रहा है। जो भी न्यायाधीशों की संख्या की बात है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्वीकृत जो पद हैं वो कितने हैं, वो 36 हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश के साथ देखेंगे तो इसमें 35 अन्य जो न्यायाधीश हैं उनको शामिल किया गया है। कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जिनको आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी उच्च न्यायालय है उसके अब तक के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन कौन रहे, किस समय रहे, कब उन्होंने पद ग्रहण किया और कब वो पद त्याग किया। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, सारे डेटा आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, शुरू के एक दो याद कर सकते हैं। जैसे पहले जो थे मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश से जुड़े हुए वो श्री एम हिदायतुल्ला थे। कब इन्होंने पद ग्रहण किया, तो 1 नवंबर 1956 को किया और 12 दिसंबर 1958 को क्या हुए, इन्होंने अपना पद त्याग किया। तो ये नाम आपको ध्यान से देख लेना है। दूसरी बात देखिए कि बाद के, बहुत सारी लंबी लिस्ट है लेकिन शुरू के बाद क्या करना है कि आपको बाद के एक दो याद कर लेना है। जैसे शुरू में आपने याद कर लिया, फिर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 31वें नंबर पे श्री सुरेश कुमार कैथ हैं। 25/9/2024 को इन्होंने पद ग्रहण किया। 23/5/2025 को क्या किया है, इन्होंने पद त्याग किया। और अभी लेटेस्ट वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्री संजीव सचदेवा हैं। इन्होंने कब पद ग्रहण किया है, तो अभी जो 2025 वर्ष बीता है यानी 14/7/2025 को इन्होंने पद ग्रहण किया है और अभी तक वर्तमान में यही मुख्य न्यायाधीश है। तो ये पहले और लास्ट के जो नाम है वो आपको याद करना है। उच्च न्यायालय के जो भी विशिष्ट फैक्ट हैं उससे अगर बात करेंगे तो प्रथम जो हमने बताया कि न्यायमूर्ति जो एम हिदायतुल्ला है उनको आप याद कर लीजिए, पहले हैं। बाद में वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने और वे भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश भी थे। प्रथम महिला जो न्यायाधीश हैं उनको भी देख लीजिए। न्यायमूर्ति सरोजनी जो सक्सेना है, कई बार ये भी पूछा है तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। 2 बार जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनने वाला जो नाम है यानी जो व्यक्ति हैं वो संजय यादव हैं, वर्ष 2019 से, और 2020-21 में ये मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश बने थे। कुछ और फैक्ट हैं जिनको आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से भारत के जो CJI बने न्यायाधीश हैं उनमें नाम हिदायतुल्ला पहले व्यक्ति, दूसरे JS वर्मा और तीसरे शरद अरविंद बोबते। तो ये 3 लोग हैं जो क्या बने हैं, MP हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो बने हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। लंबे समय तक सेवा देने वाले जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसमें PV दीक्षित हैं। ये लंबे समय 1959 से 69 तक रहे हैं। तो एक लंबा जो कार्यकाल है इनका रहा, आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 से 11 वर्ष ये रहे हैं। अधीनस्थ जो न्यायालय है, जिसमें जिला कह सकते हैं कि न्यायालय की बात होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात होती है, इसका जो उल्लेख है ये अपने संविधान के आर्टिकल 233 में है। इसके अंतर्गत जिला जो न्यायालय है उसकी स्थापना का वर्णन आपको देखने को मिलता है। एक जो अधिकारी है या एक ही जो अधिकारी है वो सिविल मामलों में जिला न्यायाधीश, और उसके साथ ही जो भी आपराधिक क्रिमिनल जो मैटर होते हैं उसमें भी सत्र न्यायाधीश के तौर पर काम करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि उसे जिला और सत्र न्यायाधीश भी कह दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विशेष न्यायालय होते हैं। SC/ST या अत्याचार निवारण जो अधिनियम 1989 है उसके तहत इनकी स्थापना की गई है। वर्ष 1989 के अधिनियम के तहत देखेंगे तो प्रत्येक जो जिला न्यायालय है उसमें एक विशेष जो न्यायालय है उसकी स्थापना या स्थापित किया गया है। उद्देश्य यही है कि जो भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जो जनजाति हैं, उनके विरुद्ध जो भी अपराध के मामले हैं जो कि लंबे समय पेंडिंग रह जाते थे तो उनका जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, त्वरित स्तर पे निराकरण किया जाए। राजस्व न्यायालय भी बनाए जाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो भी रेवेन्यू से जुड़े हुए मामले होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि राजस्व संबंधी जो मामले हैं इनके लिए मध्य प्रदेश में ग्वालियर में राजस्व मंडल स्थापित किया गया है। 2011 में मध्य प्रदेश की जो भू राजस्व संहिता 1959 है उसमें संशोधन करने के बाद इसकी स्थापना की गई, और जो भी राजस्व की निगरानी है, सुनवाई है, उसके सभी जो अधिकार हैं वो इसी मंडल को प्रदान किए गए हैं।
कुछ फास्ट ट्रैक न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं, जैसे 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 2001 को फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है इसकी शुरुआत हुई। मूल उद्देश्य क्या था? तो जो भी लंबित आपराधिक मामले हैं उनका जल्दी से समाधान किया जा सके। और वर्तमान में राज्य में कई सारे जो फास्ट ट्रैक हैं, जो पॉक्सो है या जो एनडीपीएस है या एमएससीटी जो है, ये कोर्ट आदि सक्रिय हैं। तो अलग अलग मामले के संदर्भ में होता है, जैसे नाबालिगों के संदर्भ में खास तौर पे जो यौन शोषण है उससे जुड़े हुए जो मामले हैं वो पॉक्सो जो एक्ट है उसके तहत हल किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो मामले हैं उनके लिए अलग अलग कोर्ट का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। श्रम और जो परिवार न्यायालय है, फैमिली जो कोर्ट कहा जाता है, तो लेबर और फैमिली कोर्ट की बात करें तो जो श्रम न्यायालय है ये औद्योगिक जो भी विवाद अधिनियम 1960 है उसी के तहत मध्य प्रदेश में 25 जो श्रम न्यायालय हैं वो स्थापित किए गए हैं। और जो फैमिली कोर्ट है इसमें परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत राज्य के सभी जो संभागीय मुख्यालय हैं वहाँ पर फैमिली जो कोर्ट है वो स्थापित किए गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में जो भी न्यायपालिका है उसकी अगर हम विशेषता की बात करें कि मध्य प्रदेश की जो न्यायपालिका है उसकी विशेषता क्या है, तो उच्च न्यायालय का अपना एक ऐतिहासिक महत्व होता है और वो एमपी में भी देखें तो है। ब्रिटिश कालीन विरासत की एक जो शुरुआत है उसका एक कह सकते हैं इतिहास इससे जुड़ता है। राज्यों में जो भी न्यायालय है उनकी विस्तृत और संगठित जो ढांचा है वो एमपी में देखने को मिलता है। फास्ट ट्रैक जो न्यायालय हैं, जो विशेष न्यायालय हैं, उनके माध्यम से न्याय की जो गति है वो बढ़ाने का मध्य प्रदेश में प्रयास किया गया है। खासतौर पर बाल न्यायालय, महिला सुरक्षा, पोक्सो एक्ट, साइबर जो अपराध जैसे मामले हैं उनसे जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो कहीं ना कहीं एमपी में खास तौर पे तवज्जो देते हुए इनसे जुड़े हुए जो मामले हैं उनको हल किया गया है। तो अब तेजी से जो न्यायालय है, अलग अलग तरीके के अलग अलग जो मामले हैं उनसे जुड़े हुए जो न्यायालय हैं उनका मध्य प्रदेश में खास तौर पे विकास हुआ है, जिस कारण से देखें तो न केवल बहुत सारे जो पेंडिंग मामले थे उनका जल्दी समाधान हो पाया है, बल्कि इससे आम जनता को भी राहत मिली है। तो आज हमने इसी मुद्दे की चर्चा कर ली और मध्य प्रदेश में जो भी न्यायपालिका है और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, जो जानकारी हो सकती है, उस पर संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी हमने ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।